गाड़ी के मालिक। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं कराची की आवाज़, अपना कराची 107। मैं हूँ समीहा और हमारा शो है ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हम आपको हर हफ्ते मिलाते हैं एक बड़ी सी कंपनी के एक शानदार से रिप्रेजेंटेटिव से। आज हमारे साथ है मिस्टर इमरान शमीम, हु इज़ द GM प्रोजेक्ट्स सिनर्जी को। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे मिस्टर इमरान। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी समिया, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। First off, thank you very much, and I feel literally honored and glad to have been invited in such a unique platform. वेल, प्लेजर इज़ ऑल आर्स। और क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि बड़ी कंपनीज़, क्योंकि हमारा ये मानना है बड़ी कंपनीज़, बड़े ब्रांड्स खुद से ही कामयाब नहीं हो जाते, उनके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत शामिल होती है। तो अभी हमारा पहला सवाल हमेशा उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से होता है, और क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिनर्जी को, तो मिस्टर इमरान शमीम अपनी कहानी, अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि ये सफ़र आखिर चलते चलते यहाँ तक कैसे पहुँचा। Okay, a very nice question. By profession, I am a mechanical engineer. मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। कहाँ से पढ़ा आपने? मैंने नस्ट से पढ़ा है। That was basically Pakistan Navy Engineering College. From Karachi or from anywhere else? From Karachi. Okay. अच्छा, मेरा सफ़र जो है वो 1995 में मैंने एडमिशन लिया, 98 का मैं ग्रेजुएट हूँ। तो पिछले 23 साल मैंने कोई काम नहीं किया सिवाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। Right. So just after NUST you got a job. Of course. Okay. NUST की एक रिप्यूट है, और NUST का जो DN है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ब्लू कॉलर एक्सपीरियंस इज़ वन ऑफ द DNA पार्ट्स। Okay. तो मैंने जब मार्केट का सर्वे किया उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि हैवी इंडस्ट्री इज़ समथिंग दैट इज़ गुड टू जॉइन। I started off from Shell, then Atexcement, then मैंने ग्रीन फील्ड के 2 प्रोजेक्ट्स किए। 2004 में आई स्विच्ड फ्रॉम हैवी मैकेनिकल टू पेट्रोकेमिकल। पोर्ट कासिम पे हमने काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट किया एंग्रो पॉलीमर्स का। 2010 में मैंने ये सोचा कि इट्स नाउ टाइम टू मूव टूवर्ड्स ऑयल एंड गैस सेक्टर। ओके। तो पिछले 12 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम यू आर इन ऑयल एंड गैस। यस। ओके, दैट्स वंडरफुल। तो आपके ख्याल के अंदर आप यू हैव वर्कड वेरी हार्ड इन योर करियर। हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी सुन रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स भी सुन रहे होते हैं। जी। जो ये जानना चाहते हैं कि वेदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ अ गुड फील्ड, जी, एंड डू यू हैव टू वर्क रियली हार्ड, या आपको बहुत अच्छा स्टूडेंट होना पड़ता है अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, और इस फील्ड का क्या स्कोप है? अच्छा, देखें, ये वो सवाल है जो आई विश के हर प्लेटफॉर्म पे ये सवाल हो, क्योंकि हमारा हो गया है आपसे। ज़बरदस्त बात हो गई। अच्छा, हमारा जो यूथ है वो दे नॉर्मली दे आर इन 2 माइंड्स, करना क्या है, आगे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग की जो जॉब पाकिस्तान में जितना स्कोप है इंजीनियरिंग की जॉब का, you cannot literally think of it. This is beyond your imagination. Really? जी, आपके पास रिफाइनरी सेक्टर में इतना स्कोप है, पेट्रोकेमिकल में इतना स्कोप है, पावर जनरेशन में इतना स्कोप है, हैवी मैकेनिकल में, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट्स, यू नेम इट। अब डिपेंड ये करता है कि वो जो स्टूडेंट है क्या वो शॉर्टकट चाह रहा है, एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट। इंजीनियरिंग में देयर इज़ नो शॉर्टकट। ओके। जैसे ही आप अपनी फील्ड में आते हैं आप अपने ड्रीम्स को पार करें थोड़ी देर के लिए। बहुत से लोग ये लेके आते हैं कि जी मैं फ़ौरन से जैसे ही फील्ड में आया हूँ तो मैं मास्टर्स कर लूँगा, मास्टर्स के बाद मैं PhD कर लूँगा, मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो वहाँ पे वो अपने जो ड्रीम्स लेके आया हुआ होता है वो मैच नहीं होते इंडस्ट्री के साथ। तो सबसे पहले यू नीड टू सी द बेस्ट मिक्स, वो बेस्ट फिट है क्या। वो इंडस्ट्री जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि डज इट लुक अट्रैक्टिव, क्या उसमें वो फील है जिसमें वो ड्राइव हो जो आपको आगे लेके जाए। रिजल्टेंटली होता क्या है कि मैं नाम नहीं लूँगा उस तरह के इंस्टीट्यूशंस का, जैसे हमारे यहाँ टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से लोग ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद वो अकाउंटिंग की जॉब कर रहे होते हैं इंजीनियरिंग के बाद। तो होता ये है कि वो शॉर्टकट देख रहे होते हैं, धूप में नहीं जाना पड़े, ब्लू कॉलर एक्सपीरियंस को अवॉइड कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो इनिशियली अगर आप 3 से 4-5 साल किसी हैवी मैकेनिकल में लाइक रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल जैसे मैंने पहले बताया, अगर उसमें आप लगाते हैं, विच इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ रियल गुड रोड मैप, आपने आगे जाना कहाँ है। अब मेरी एग्जाम्पल आपके सामने है, मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम दी बेस्ट, मैं ये कोशिश करता हूँ समझाने की कि माई बेसिक डिग्री इज़ इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माई स्पेशलाइजेशन इज़ इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके। आई एम द फर्स्ट सर्टिफाइड
सर्टिफाइड रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। वाओ। और अभी क्योंकि घर से इजाज़त नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव बीन फॉलोइंग माय पीएचडी। तो नहीं मिल जाएगी आगे आपको आगे जाना है बहुत। एंड वी आर सो प्राउड एक्चुअली कि पाकिस्तान के अंदर लोग इतना कमिटेड होते हैं अपने प्रोफेशन के साथ। एंड नॉट एवरीथिंग इज अबाउट मनी, इज अबाउट बीइंग एक्सीलेंट एट व्हाटएवर फील्ड यू आर इन। मैं एक पॉइंट यहाँ से आपका पिक करूँगा, ये जो एक्सीलेंस की बात की है आपने जी, मैं ये बताता चलूँ अपने सुनने वालों को, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। 2017 में अप्स एंड डाउन्स हर इंडस्ट्री में आते हैं। हमने हिस्टोरिकली क्रिटिकल प्रोजेक्ट किया, बिजनेस क्रिटिकल प्रोजेक्ट किया सिनर्जिको के अंदर। उस प्रोजेक्ट को मैंने प्रेजेंट किया ह्यूस्टन टेक्सास में हाइड्रोकार्बन प्रोसेसिंग के प्लेटफॉर्म पे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी वर डीम्ड एज द फाइनलिस्ट इन द बेस्ट EHS implementation of the year 2018 at Hydrocarbon Processing, USA. That's wonderful. मतलब I think that's a very proud moment for Pakistan. Exactly. हम लोग किसी से पीछे नहीं है जी, और हमारा भी वही दिमाग है। अच्छा, सिर्फ हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जनाब फिर सक्सेसिवली मैंने 2018 में PMI प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आगे चल के आपको बताऊंगा व्हाट PMI इज ऑल अबाउट। PMI के प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड विन किया सिनर्जी जी। क्या बात है। और 2019 में थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम यूके से फाइनलिस्ट का प्रोजेक्ट कंट्रोल्स की फील्ड के अंदर अवार्ड हमने लिया, जो कि दैट वाज बेसिकली एन एसिड टेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द कंपेटिटर्स के द लेवल वेयर वी आर राइट नाउ एट द मोमेंट एट सिनर्जिको। इट इज समथिंग दैट मे बी टेकन एज मैं बड़ी बात नहीं करूँगा, मे बी टेकन एज अ बेंचमार्क फॉर द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो पाकिस्तान वो जगह है जहाँ पे देयर इज नो स्टॉपिंग यू। ओके, दैट्स वंडरफुल, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छी न्यूज़ है, खासतौर पे इंजीनियर्स के लिए जो है वो बड़ी कमाल न्यूज़ है कि उनका पाकिस्तान में कितना ज़्यादा स्कोप है अगर वो मेहनत करें और फील्ड में जाने से ना डरे। जनाब ऑलराइट, बाइको का जो नाम है दैट हैज़ बीन रीब्रांडेड टू सिनर्जिको, तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि वाई। बाइको वैसे बड़ा अच्छा नाम है। आपका ये जो सवाल है, आपने समंदर को एक ना कूजे में बंद कर दिया। आपकी उर्दू बड़ी अच्छी है, समंदर कूजे। यू डोंट एक्सपेक्ट इतनी अच्छी उर्दू इंजीनियर से लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। अच्छा, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि ये जो कूजे में हमने बंद किया है ये एक्चुअली कूजा बहुत बड़ा है। ओके, इट्स 27 years ऑफ जर्नी ऑफ इनोवेशन, जिसको हम आम जबान में कहते हैं कि ये है सफ़र जिद्दत का। अच्छा, ये जिद्दत का सफ़र जो है ये शुरू हुआ 1995 में। और इसको ये कोई कहानी नहीं है, इट्स नॉट कोइंसिडेंस कि ये 27 साल ऐसे गुजर गए और आज जो है हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी 156,000 BPD बैरल्स पर डे की कैपेसिटी है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, इसके बैक एंड पे जो जर्नी है उस जर्नी के पीछे एक विजन है जो हमारे फाउंडर रिस्पेक्टेड परवेज़ अब्बासी साहब वो लेके चल रहे थे। उसमें जिस वक्त आप इसको कंपेयर करेंगे विद द रेस्ट ऑफ द रिफाइनरीज, पाकिस्तान में 5 रिफाइनरीज हैं जिसमें मैं समझता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से कि इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी वी आर द बिगेस्ट, बट इन टर्म्स ऑफ अदर एस्पेक्ट्स सुनने वाले खुद फैसला करेंगे कि हम कहाँ खड़े हुए। तो एक रिफाइनरी को प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर जाने के लिए उसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पास पानी होना चाहिए, उसके पास ड्रेनेज होनी चाहिए, उसके पास एक्सेस होनी चाहिए टू इट्स फीड स्टॉक, और उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए सेल देयर प्रोडक्ट्स। राइट, इमरान शमीम हमारे साथ मौजूद हैं और जो है GM प्रोजेक्ट्स सिनर्जिको, इनसे हम मजीद गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इस ब्रांड की कामयाबी का क्या राज है। हमारे साथ ही रहिए। अपनी गाड़ी के मालिक, ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। वेलकम बैक टू ब्रांड बोलता है। मैं हूं समीहा और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर इमरान शमीम जो GM है प्रोजेक्ट सिनर्जिको के। और हमारा उनसे सवाल ये था कि बाइको को जो है वो रीब्रांड किया गया सिनर्जिको से, क्यों, और दूसरा ये वो हमें बता रहे थे कि हिस्ट्री के कैसे स्टार्टिंग हुआ, स्टार्टेड फ्रॉम बलूचिस्तान, और आगे की कहानी जो है वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। जी इमरान साहब। जी समीहा, मैं आपको बता रहा था कि ये जो 27 years की जर्नी ऑफ इनोवेशन है, इसमें हमने जो कॉम्प्लेक्स लगाया सबसे पहले वो था ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स 1, जिसकी कैपेसिटी थी 18,000 बैरल्स पर डे।
उसके बाद हमने 2010 में इसको बॉसिकोर से बाइको में शिफ्ट किया और 2021 के दिसंबर में हमने बाइको से सिनर्जी को भी शिफ्ट किया। अब इस शिफ्ट के बीच में 2007 में हमने रीवैम किया और अपनी जो इनिशियल रिफाइनरी थी उसकी कैपेसिटी फ्रॉम 18,000 हम 36,000 पे लेके चले गए। डबल कर लिया आपने। जी अच्छा, 36,000 की कैपेसिटी जो थी, फ़ौरन से आप इस पे एक चेक लीजिए और आपको फ़ौरन से ये चीज़ समझने में मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी कोई मुश्किल होगी। हमारे डीएनए के अंदर है इनोवेशन। हम वो प्लांट लेके आए, हमने उसकी जब इम्प्रूवमेंट की स्कीम देखी तो हमें पता चला कि ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट अपग्रेड करना है। तो हमने अपने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की एसिड को अपग्रेड किया और उसकी जो 18,000 बैरल्स की कैपेसिटी थी उसको 36 कर दिया। 36 के बाद हमने एक और रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स 2 इंस्टॉल की, जिसको 2012 में हमने जो है वो रेडी किया, कमीशन किया। 2015 में हमने उसका कमर्शियल ऑपरेशन डिक्लेयर किया। वो रिफाइनरी इस वक्त 70 से 75 हज़ार बैरल्स पे चल रही है एंड उसकी जो कैपेसिटी है वो 1,20,000 बैरल्स है। तो 1,20,000 प्लस 36 इज़ 1,56,000 बैरल। तो इन टर्म्स ऑफ रिफाइनिंग कैपेसिटी ये वो सिंगल सेगमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी रिफाइनरी का एक मेजर सेगमेंट है। इसके अपस्ट्रीम पे SPM है, तो इस जिद्दत के सफ़र में उसका भी एक कलीदी किरदार है। थर्ड स्कीम है हमारी ऑयल मार्केटिंग बिजनेस, जिसके 450 रिटेल आउटलेट्स हैं और 2-3 हमारे इस वक्त जो है टर्मिनल्स जो है अंडरवे हैं। एक टर्मिनल हमारा फंक्शनल है। फोर्थ सेगमेंट जो है इस पूरे जर्नी की वो है हमारा केमिकल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस CMB, विच इज़ आवर हमारी पाइपलाइन में एक बहुत बड़ा कैपिटल प्रोजेक्ट है जो हम आगे लेके आएंगे। कमिंग बैक टू द सेकंड पार्ट, रिफाइनिंग के अंदर हम अभी अपग्रेड 1 की तरफ मूव कर रहे हैं, विच इज़ अ मूवमेंट टुवर्ड्स फ्यूल कंप्लायंस, यूरो 5 कंप्लायंस, जो कि तकरीबन सारी रिफाइनरीज का IMO 2020 जो है एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट था, एक लेजिस्लेशन था। उसके बाद जो है आपको सल्फर कंटेंट नीचे लेके जाना था और अपने एनवायरनमेंट के ऊपर SOx NOx की जितनी भी लिमिटेशंस की उसको देखते हुए एक ऐसा प्रोडक्ट आपने लेके आना था जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो, जो कि लोगों के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। तो यूरो 5 पे जाना both in terms of diesel and in terms of gasoline is the need of the moment and we are up to it. We are moving. That's great. और that brings us to our second question कि what is Synergyco's market position in Pakistan's petroleum industry? आपकी market position क्या है? अच्छा, जब आप मार्केट को देखते हैं पाकिस्तान की तो इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। आपको LPG मिलती है, आपको मोटर गैसोलीन मिलता है, आपको डीजल मिलता है, आपको केरोसिन मिलता है, फिर आपको एक स्पेशल प्रोडक्ट मिलता है विच इज़ कॉल्ड जेट फ्यूल। अच्छा, जब ये प्रोडक्ट्स आप मार्केट में अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, मल्टी व्हीलर हो, आपको पता चलता है कि आपको एक कॉर्नर से टू द लास्ट माइल हर आउटलेट पे कोई ना कोई फ्यूल किसी ना किसी ब्रांड का मिल रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि आर वी अप टू इट इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस, हम किस तरह का फ्यूल बना रहे हैं। तो उसको जांचने के लिए हमारा एक बहुत ही डिफेंस का स्पेसिफिक इदारा पाकिस्तान एयरफोर्स, जिसको हर आदमी जानता है। पाकिस्तान एयरफोर्स यूजेस JP-8 फॉर फाइटर जेट्स। That fuel is being supplied by us. That's amazing. Wow. और उनकी जो चेक्स हैं, उनके जो QC चेक्स हैं, उनके QC चेक्स ऐसे हैं जो ना सिर्फ वो खुद चेक करते हैं बल्कि NR पेट्रोटेक एक एलाइड पार्टी है जो कि उसको चेक करती है उसकी एडिक्वेसी को। सो इफ वी आर कंटिन्यूसली सप्लाइंग जेट फ्यूल टू पाकिस्तान एयरफोर्स तो ये खुद मैं समझता हूँ समझने के लिए बहुत आसान चीज़ है जनाब। Okay. तो हमारी जो मार्केट की पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ फ्यूल्स मैंने आपको बता दी, वो क्या है, हमारे 450 रिटेल आउटलेट्स हैं और उसमें से जो ग्रोथ है हमारी 20 से 30 रिटेल आउटलेट्स पर ईयर की हमारी ग्रोथ है। Okay. And we are sharing more than a quarter of product in terms of volume. इस तरह हम अगर प्रोडक्ट से हट के देखते हैं तो SPM is the one of the specialities of Synergyco, जो कि सिर्फ इस वक्त Synergyco के पास है। अच्छा, मैं अब इस क्वेश्चन में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए और मैं सुनने वालों को ये बता पाऊँ कि ये जो फ्लोटिंग जेटी है इसका क्या किरदार है इस वक्त इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्योंकि आम आदमी ये समझता है कि ये एक जेटी है जो कि समंदर में फ्लोट कर रही है, उससे क्रूड ऑयल आता है और वो ऑटोमेटिकली जो है रिटेल आउटलेट्स पे पहुंच जाता है। नहीं, फ्लोटिंग जेटी के बहुत ज़्यादा जो है अभी हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे इंटरव्यू से कि इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव जी ऑल्सो एंड इट्स ऑल्सो सेफ। जी, इट्स सेफ बट इट डिमांड्स हेल लॉट ऑफ प्रेपरेशन एंड रेडीनेस एंड मनी आल्सो। ऑफ कोर्स इसकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स है दैट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। एक आम आदमी थोड़ा सा आइडिया देते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। अच्छा, मजा आता है आप सुनते हैं ना जब बहुत सारे पैसों की बातें।
देखें, ये मल्टी मिलियन डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त। कुछ फिगर्स ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट गुड टू शेयर, बट इसको अंदाज़न कुछ तो लाइक आप समझ लें कि प्लस 25 to 30 मिलियन। ओह माय गॉड, dollars. मजा आता है। 25 to 30 मिलियन के प्रोजेक्ट्स हैं, मिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स बट हैं। ये डिपेंड करता है कि उसकी क्या थ्रूपुट है, वो किस कैपेसिटी का ले रहे हैं। उसकी ईयरली कैपेसिटी 12 मिलियन मैट्रिक टन है या उसकी ईयरली कैपेसिटी 50 मिलियन मैट्रिक टन है। तो ये कुछ फैंसी फिगर्स हैं, इस पे मैं समझता हूँ कि एक और प्रोग्राम करना पड़ जाएगा। जी, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पे साथ साथ, जी हमारे पास कराची में क्या बल्कि पाकिस्तान में 3 पोर्ट्स हैं, गवादर को हटा के। पोर्ट कासिम, कराची पोर्ट ट्रस्ट और ये हमारी SPM की जेटी। जो कराची पोर्ट ट्रस्ट और पोर्ट कासिम है, इस पे जिसको हम कहते हैं डेप्थ या टेक्निकली ड्राफ्ट, वो 10 से 12-13 मीटर का ड्राफ्ट है। वहाँ पे मैक्सिमम जो शिप आता है, जो वेसल जिसको हम कहते हैं क्रूड का, वो आता है 30 से 50 हज़ार टन का। अच्छा, पूरी रिफाइनरीज के जितने क्रूड ऑयल हैं वो वहाँ पे डीकैंड होते हैं, ऑफलोड होते हैं, वहाँ पे बर्थिंग के इशूज़ होते हैं। जहाज़ आता है, उसको अगर लेट हो जाता है तो उसको डैमरेज पड़ता है। SPM के अंदर इस तरह का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। SPM में 2.5 लाख टन का जहाज़ आता है और वो लेस देन 60 आवर्स में डीकैंट हो जाता है। अच्छा, तो आपको रोड के ऊपर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ता, कोई टैंकर आपको नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि आजकल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस कंडीशन में है। बिल्कुल। और अगर ऑयल टैंकर ज्यादातर रोड पे नजर ना ही आए और लोगों से उनका कम से कम इंटरैक्ट हो, दैट इज मच सेफर, जी। स्पेशली इन अ सिटी लाइक कराची। एनीवेज, बातों का सिलसिला जारी और सारी है, मगर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी वापस आएंगे, सुनते रहिए अपना कराची 107 में बन जाएं अपनी गाड़ी के मालिक। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है मैं एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं समीहा और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सिनर्जी को रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर इमरान शमीम से। और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें पता चल रही। कुछ बातें तो मैं ऐसी सुन रही हूँ जो मैंने वाकई में जिंदगी में पहले नहीं सुनी, और बहुत हमारी नॉलेज जो है वो हमारे पेट्रोलियम सेक्टर के बारे में इंक्रीज हो रही है। और मजीद हम ये जानेंगे। हम आपसे यही, मेरा सवाल यही था कि सिनर्जी को की मार्केट पोजीशन पाकिस्तान में पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्या है। आपने बताया हमें कि वी हैव अ क्वार्टर ऑफ द मार्केट इन वॉल्यूम, और आप मजीद कुछ बता रहे थे हमें। जी, हमारी फैसिलिटी है SPM की, जिसको हम साइट पे कहते हैं, ये एक 0 पॉइंट फैसिलिटी है। 0 पॉइंट फैसिलिटी को अगर आप देखते हैं, मैं चाहूँगा कि अगर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो आएँ, हम उनको विजिट करवाते हैं। वहाँ से आपको पता चलेगा कि देयर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। उसकी जो कैपेसिटी है वो है 12 मिलियन टन्स पर एनम। 26 दिसंबर 2012 में वो कमीशन हुई और अब तक हमने 15 मिलियन टन जो है वो उससे ऑफलोड किया है। तो उसका जो कैपेसिटी है वो सरप्लस है, बाकी रिफाइनरीज को हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। जितने भी हमारे OMCs हैं, अगर वो अपनी टैंक यार्ड को एक्सपेंड करते हैं तो उसको भी हम SBM से लिंक कर सकते हैं। साथ साथ इसमें एक पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा कि हमारी जो पेट्रोल है, उसका जो बैक एंड पे जो फीड स्टॉक है, उसका जो इनपुट है वो है नैफ्था। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज गॉट नैफ्था प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ 40,000 बैरल्स पर डे, और ये इंडिजिनस कैपेसिटी है हमारी। और इस कैपेसिटी को हम यूटिलाइज करते हुए लोकली पेट्रोल बना रहे हैं। सो हमारे जितने कंपेटिटर्स हैं वो ज़ाहिर है ऑफ कोर्स बहुत सा नैफ्था जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द वर्च्यूज ऑफ CPL, सिनर्जी को PK लिमिटेड। Amazing, you must be so proud वैसे। Yeah. And you are. Yeah. Alright, हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि tell us something about your primary department and core functions, और खास तौर पे ये कि आपकी इंडस्ट्री में ये कैसे काम करते हैं। ओके, हमारा जो प्राइमरी डिपार्टमेंट है उसका नाम है प्रोजेक्ट्स। और दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री हो, उसको लगाने के लिए एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लगाने के बाद जो काम होता है उस काम को हम कहते हैं कैपिटल वर्क। कैपिटल वर्क करने के लिए हम जो पोर्टफोलियो फॉलो कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर, बीइंग CPL प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट, आपने नाम सुना होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पेंसिल्वेनिया USA, जी, जिसको हम PMI कहते हैं। तो हम PMIism के थ्रू PMI USA का कंप्लीट उसका जो प्रूवन प्रैक्टिस है वो फॉलो कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ इट हमारे पास सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं। इन पैरेलल टू PMI हम ACE है, AACE इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एडवांसमेंट इन कॉस्ट इंजीनियरिंग, हम इसकी प्रूवन प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं। हम करते ये हैं कि हमारे कोर 3 डिपार्टमेंट हैं, प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी। इसकी एक सीमलेस इंटीग्रेशन है। बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारे डिपार्टमेंट्स के साथ
एलाइड काम करते हैं। हमारा जब प्रोजेक्ट जो है वो प्रायोरिटाइज हो जाता है, प्रायोरिटाइज होने के बाद स्कोपिंग से लेके टेंडरिंग से लेके उसकी ईपीसी कंस्ट्रक्शन, कमिश्निंग एंड टर्नओवर तक प्रोजेक्ट जिम्मेदारी लेता है। द मोमेंट ये प्रोजेक्ट टर्नओवर हो जाता है तो उसके बाद प्रोडक्शन जो है उसको ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के फेज में लाता है, और फिर जो उसकी एक एसेट लाइफ होती है, उस एसेट लाइफ के बाद जो है आप उसको मेंटेन करते रहते हैं और उसकी लाइफ असेसमेंट के साथ साथ उसकी जितनी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, उसकी इंस्पेक्शंस हैं, उसका डेटा अपडेट करते हैं, एंड यू कंटिन्यूअसली डिक्लेयर दैट योर एसेट इज सेफ टू बी ऑपरेटेड। That's wonderful and you've done a great job. वैसे आपको पता है टीचिंग भी करनी चाहिए मिस्टर इमरान, you will make an excellent teacher. अच्छा जी, हमारा अगला सवाल आपसे है जी। कि जो अभी तक सिनर्जी को के मेजर माइलस्टोन्स क्या हैं? देखिए, अभी जैसे हमने शुरू में देखा जब हम डेफिनेशन बता रहे थे कि जो हमारा 27 साल का जर्नी ऑफ इनोवेशन था, उसमें पहला माइलस्टोन था रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स 1, सेकंड माइलस्टोन था हमारा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स 2। अच्छा, इसके बीच में हमने टर्मिनल्स कंस्ट्रक्शन भी किए और हमने जो है वो महमूद कोट में टर्मिनल बनाया, अभी हमारा शिकारपुर में भी टर्मिनल बन रहा है, हमारे जितने आउटलेट्स हैं वो बन रहे हैं, और जैसे मैंने पहले शेयर किया कि 20 से 30 आउटलेट्स की ग्रोथ है पर ईयर की। तो इसमें ये जो इंडस्ट्री हमने लगाई, रिफाइनरी हमने लगाई, इस रिफाइनरी को ना सिर्फ लगाया बल्कि इसको ऑपरेट किया, और ऑपरेट करने के साथ साथ जो ईयरली बेसिस पे हम काम कर रहे हैं बीइंग प्रोजेक्ट्स, वो इसके स्पेशल रीवैम्प, कैपेसिटी ऑप्टिमाइजेशन और जो हमारे परमानेंट डीएनए का पार्ट है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, ये वाले प्रोजेक्ट्स हमारे पूरे के पूरे साल में रन हो रहे हैं, और ये डिफरेंट डिपार्टमेंट जो पिच करते हैं, जिसका एग्जीक्यूशन जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट्स के पास होती है। तो ये वो हिस्ट्री है जिसको के साइट पे आके आप पर्सनली विटनेस कर सकते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक रियलिटी है जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज, इंस्पेक्शन एजेंसीज, और जैसे आपको आज पता है कि आज के दौर के अंदर रेगुलेटरी अप्रूवल्स और एनवायरमेंटल कंप्लायंस जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आप 1 इंच आगे नहीं जा सकते। तो उस रिस्पेक्ट से जब आप देखेंगे तो हमारी हिस्ट्री इज़ वेरी रिच एंड वर्थ रीडिंग। ओके जी, और अभी क्योंकि ज़ाहिर आप यहाँ पे हैं तो हमें इस बात का एडवांटेज लेना चाहिए और आपसे ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड रिफाइनरीज में क्या फ़र्क है, और ये हाउ डज द ब्राउन फील्ड compare in performance to a brand new refinery? Okay, लेकिन to be very honest and open, there is no substitute of greenfield new refinery. Okay. अच्छा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए हम कहाँ रहते हैं और हमारे यहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट है और वो इन्वेस्टमेंट कितनी रेडिली अवेलेबल है। तकरीबन जो है हमारा 50% इम्पोर्ट पे प्रोडक्ट आ रहा है, 50% हम इंडिजिनसली डेवलप करते हैं, और ये नंबर्स ऊपर नीचे चलते रहते हैं। हम यहाँ पे नंबर्स को कंपेयर नहीं करते हैं फिलहाल फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस। लेकिन जब आप इसको देखते हैं ऑन द फ्लिप साइड तो आपको पता ये चलता है, जिसको आप कहते हैं व्हाट ड्राइव्स यू, नेशन को आगे मूव करने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चाहिए। डेफिनेटली हमने जिस मौके पे जो प्लांट लेके आए हैं ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट्स, उसके जो मेन ऑर्गन्स हैं वो 80% ऑफ द ऑर्गन्स हैव बीन रिप्लेस्ड विद न्यू, और उसको हमने थर्ड पार्टी किया, सेकंड पार्टी किया, फर्स्ट पार्टी किया, थर्ड पार्टी ऑफ कोर्स इट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर द रेस्ट, और उसकी जो डिक्लेरेशन आई उसके बाद हमें अप्रूवल्स मिले। ब्राउन फील्ड वो सेक्टर होता है जिसके आसपास रिफाइनरी ऑपरेट कर रही होती है, इंडस्ट्री चल रही होती है, और उसके चलते हुए रिफाइनरी के बीच में आपने न्यू एसेट्स को लगाना है, विच इज मोर चैलेंजिंग। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं पाकिस्तान में कहाँ कहाँ है ये वाली? सिनर्जिको के अंदर रिफाइनरी 2 लेके आए तो हमारी रिफाइनरी 1 ऑपरेशनल थी। इस तरह आप फर्टिलाइजर के सेक्टर्स में देखें, मैं यहाँ पे नहीं चाहूँगा कि मैं उनके नाम लूँ, लेकिन फर्टिलाइजर के अंदर जो है वो काफ़ी बड़े बड़े नाम जो हैं वो रीलोकेट किया उन्होंने, और रिलोकेशन के बाद जो है वो ब्राउन फील्ड का प्रोजेक्ट उन्होंने कंडक्ट किया और आज वो ऑपरेशनल है। तो ये प्रैक्टिस है पाकिस्तान की बिकॉज ऑफ फंडिंग कंस्ट्रेंट कि हम एसेट्स लेके आते हैं दुनिया से, उसको रीअसेस करते हैं, उसको रीवैम्प करते हैं और फिर उसको ऑपरेशनल करते हैं। और अभी आपका करंट स्टेटस क्या है प्रोजेक्ट्स का? वेरी क्लेवर क्वेश्चन। हमारे प्रोजेक्ट्स जैसे मैंने आपको पहले बताया, रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स 1 वो 2007 में रिवैम्प हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऑपरेशनल है। तो रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स 2 2015 में कमर्शियल ऑपरेशन में आया, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऑपरेशनल है। एसपीएम 2012 में ऑपरेशनल हुआ, आज तक ऑपरेशनल है। तो इसका 10वां साल इस दफ़ा जो है उसका 1 डेकेड कंप्लीट हो रहा है। तो हमारे कोई भी प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं हैं जो कि
शेल्फ हूँ। हमारा ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बात है, जनाब। यू नो अ बिग 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 एंड माइलस्टोन। क्रेडिट स्ट्रेट अवे गोज टू आवर लीडरशिप कि इस माहौल के अंदर, इस रिसेशन के अंदर उन्होंने इतने बड़े कॉम्प्लेक्स को किस तरह ऑपरेशन रखा हुआ है। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी। जी। एनीवेज, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आएंगे और मजीद जानेंगे सिनर्जी को एज अ ब्रांड कितना कामयाब है, और कौन कौन से मेथड्स और टेक्निक्स जो है वो यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो आप सुनते रहिए अपना कराची 107। बन जाएं अपनी गाड़ी के मालिक। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रांड बोलता है मेरा शो, और जिसमें मैं बात करती हूँ बहुत कामयाब लोगों से, और मुझे बड़ा मजा आता है क्योंकि मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, और उम्मीद ही बनती है कि हमारे मुल्क में कितने अच्छे ब्रांड्स काम कर रहे हैं, कितनी अच्छी कंपनीज काम कर रही हैं जो मुस्तकिल मेहनत करके कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। मिस्टर इमरान शमीम हमारे साथ मौजूद हैं जो सिनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनसे मेरा अगला सवाल ये है कि आप क्या क्या मेथड्स और टेक्निक्स यूज करते हैं फॉर द इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ योर प्रोजेक्ट्स। ओके, इसमें हमारी जो सबसे डिपेंडेबल टेक्निक है, वी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ओके। और हर वो चीज़ हम सोचते हैं जो हमें आने वाले वक्त में फेल कर सकती है, उसकी हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। पहले से आप नेगेटिव पॉइंट सोच लेते हैं। ऑफ कोर्स, ये व्हाट कैन गो रॉन्ग। एग्जैक्टली। देखिए, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो कौन से मरहले हैं जहाँ पे आप फेल हो सकते हैं, तो उसकी आपकी रेडीनेस क्या होगी। दुनिया में कभी भी वो फौज इतना इफेक्टिवली नहीं लड़ सकती जो दौरे अमन के अंदर अपने आप को रेडी ना करे। बहुत अच्छी बात है ये। तो हम जो प्री प्रोजेक्ट प्लानिंग है, जिसको कि एक मैक्सिम है PMI की, प्लानिंग एंड मोर प्लानिंग। तो उस इंजीनियरिंग प्लानिंग के अंदर व्हाट वी डू, एक टेक्निक यूज होती है, बड़ी कॉमन सी टेक्निक है, लेकिन इट टेक्स लिटरली गट्स एंड परसेवरेंस, एंड द नेम ऑफ टेक्निक इज फेलियर मोड एट इफेक्ट एनालिसिस, FMEA। और इंजीनियर से अच्छा FMEA मैं नहीं समझता कोई कर सकता है। तो हम ये FMEA करते हैं हर प्रोजेक्ट से पहले, और इसका एक फॉल बैक प्लान बनाते हैं। फॉल बैक प्लान जो है, वहां तक हमारी मैनेजमेंट की एपिटाइट ऐसी है, वो उससे भी सेटिस्फाई नहीं होती। तो फॉल बैक प्लान के बाद हमें जाना पड़ता है एक और प्रूवन प्लान की तरफ, जिसको हम कहते हैं क्रैश प्लान। अब बुकिश टारगेट्स जो हैं वो दुनिया में हर जगह मिलते हैं आपको कि यू हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन कॉस्ट, विद इन टाइम। लेकिन उसमें एक सबसे सटल पार्ट है और सबसे क्रिटिकल पार्ट है, जिसकी सेंसिटिविटी जो है वो हैज गॉट एन ओवरराइडिंग इंपॉर्टेंस, वो है स्कोपिंग। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं फिर नाम नहीं लूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के आप देख लें, हाईवे पे आप सफर कर लें, साल नहीं होता लेकिन वो रीवर्क पे चले जाते हैं। हमारे पास ये मैंडेट है कि हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो थोड़े से, आप देखेंगी प्रैग्मेटिकली स्पीकिंग, वो थोड़ा लेट शायद हो जाएं, लेकिन दे नेवर गो इनटू रीवर्क, वो लास्ट करते हैं, और उसमें रिलायबिलिटी होती है, उसमें सस्टेनेबिलिटी होती है, एंड दे आर सेफ नॉट ओनली फॉर द पीपल, दे आर सेफ फॉर द एसेट्स। ओह माय गॉड, अब ऐसा लग रहा है कि प्लान जो है ना वो रिफाइन हो रहे हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ रिफाइनिंग प्लान A पे, उसके बाद प्लान B एंड ऑल दैट। मगर ये कमाल का कॉन्सेप्ट है फॉल बैक प्लान, और आई थिंक हमें अपनी लाइफ में भी जो है ये चीज़ अप्लाई करनी चाहिए कि आपका एक फॉल बैक प्लान होना चाहिए कि अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं करती तो आप जो है वर्स्ट केस सिनेरियोस में आप क्या एक्शन ले सकते हैं। साथ साथ में एक और चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि सिनर्जी के अंदर माशाल्लाह इस वक्त हम इंडस्ट्री का बहुत ही हाई एंड PSM, डू पॉइंट PSM, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क लेके चल रहे हैं। तो हमारे जो एसेट्स हैं वो लोगों के लिए, हमारी नेबरहुड इंडस्ट्री के लिए और एनवायरनमेंट के लिए, दे आर सेफ टू बी ऑपरेटेड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, और हमने बात कर ली आपके मेथड्स और टेक्निक्स की, और मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। आई एम श्योर जो हमारी लिसनर्स हैं वो भी सीख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है आप कामयाब होते हैं, और क्योंकि आपको बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको सेफ होना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि आपको चैलेंजेस कौन कौन से फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, एंड हाउ डू यू मिटिगेट देम। ये एग्जैक्टली मुझे ना याद आ गया 2018 का वो ज़माना, जहाँ क्या ज़माना था ये वो ज़माना था जब हमने ह्यूस्टन में बेस्ट EHS इम्प्लीमेंटेशन का अवार्ड विन किया एज ए फाइनलिस्ट। ये तो बहुत अच्छा ज़माना है। एग्जैक्टली ये वही क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लग रहा है ये वो लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू चैलेंजेस, मैं समझता हूँ कि ये बहुत छोटा लफ्ज़ है सिनर्जी को के लिए। चैलेंज छोटा लफ्ज़ है। जी, वी हैव हैड माइनफील्ड ऑफ चैलेंजेस, जिसको मैं आसानी से, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या चैलेंजेस पड़ी, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको अगर आप एक आम आदमी समझना चाहता है तो मैं उसको इस तरह समझाऊंगा कि मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। क्या बात है। तो उन सिलसिलों के अंदर जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि जी सैलरीज टाइम पे आती हैं, आपको POL मिलता है, आपकी पर्क्स एंड बेनिफिट्स, हमारे यहाँ जो मोटिवेशन का लेवल है ये है कंपनी के अंदर कि
23 मार्च को गैजेटेड हॉलीडेज को लोग जो हैं, बहुत से लोग घर पे बैठ के अपना ऑफिस चला रहे होते हैं, लेकिन विद देयर विल। तो आई थिंक वो एक हमारा एक अलग पूरा शो हो सकता है कि हाउ टू कीप द मोटिवेशन हाई, लेकिन प्रैग्मेटिकली स्पीकिंग जो हमारे इस वक्त के जो चैलेंजेस हैं, नॉर्मली जो भी हमारे जिस वक्त करंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट के अप्रूवल्स हैं, कस्टम क्लियरेंस है, कॉन्ट्रैक्टर्स की रिटेंशन है, ये काफ़ी टाइम लेती है। स्पेशली हमारे जिस वक्त मानसून आता है, जो रेनी सीजन होता है, हम जिस जगह पर हैं वो इनकैचमेंट बनती है, तो ये वो स्टैंडिंग चैलेंजेस हैं जिसके लिए हमें रेडी रहना पड़ता है, और वहाँ पे हमारा टाइम जो है काफ़ी लगता है। गवर्नमेंट के साथ भी काफ़ी टाइम लगता होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि अप्रूवल साइकिल काफ़ी लंबे होते हैं, बहुत लंबे। उसके लिए आपको एक अलग डिपार्टमेंट होता होगा जनाब, पूरा जो सिर्फ इन्हीं चीज़ों से डील करता होगा, अप्रूवल्स। ऑलराइट जी, सो वी आर इन कन्वर्सेशन विद मिस्टर इमरान शमीम, और टाइम बहुत कम है, हालांकि मैं चाहती हूँ कि ये हमें काफ़ी कुछ आपसे जानना है, काफ़ी कुछ सीखना है। मेरा आपसे अभी वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, सो मेरा आपसे सवाल ये है कि हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ योर वर्क? हमारे जो इस वक्त हालात हैं उस रिस्पेक्ट से मेरी दुआ है इंशाल्लाह थिंग्स विल वर्क आउट, और एज लॉन्ग एज वी आर appropriately funded, I don't see any issues in terms of completing the next trail of projects. Okay. और इसमें हमारा जो सबसे बड़ा इस वक्त नीड ऑफ द मोमेंट है वो है टू कंटिन्यू और एट हैंड प्रोजेक्ट, जिसमें आपने बहुत से लोगों ने दे माइट हैव हर्ड हमारे जो सिविल वर्क्स हैं दे आर ऑलरेडी स्टार्टेड। पिछले साल 9 जनवरी 2021 को हमने ग्राउंड ब्रेकिंग की थी, सिविल वर्क्स को हमने स्टार्ट कर दिया था, और ऑन अ वेरी फास्ट ट्रैक फिलॉसफी बेसिस हमारी चीज़ें जो हैं वो फंक्शनल हैं। जैसे ही हमें इक्विपमेंट रिसीव होता है, उसकी कस्टम क्लियरेंस होती है, बाकी जितने स्टेट बैंक के और जितने रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं, वंस दे आर इन प्लेस, तो मैं समझता हूँ सब्जेक्ट टू अ फुल फ्लेज ग्रीन सिग्नल, इट्स अ जर्नी ऑफ 5 to 6 years. Great. और अब हम लोग आ गए हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। एक तो ये बिकॉज यू बीन अ वेरी सक्सेसफुल इंजीनियर, मस्ट से। थैंक यू। तो जो यंग प्रोफेशनल्स और ग्रेजुएट्स हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जैसे मैंने शुरू में कुछ कहने की कोशिश की थी, लोगों को थोड़ा सा बुरा लगता है जितने हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। मैं कहता हूँ देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। वो गर्मी में सबसे पहले खड़े होना सीखें, और मैं इस तवज्जुह से मैं एक आम मैसेज भी ये देना चाहूँगा, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि हर उस आदमी के लिए जो कि रोड पे चल रहा है, उसके पास मल्टीपल व्हीकल्स हैं, उसके पास मल्टी व्हीलर भी हैं, और उसके पास कार भी है, उसके पास 2 व्हीलर भी है। और मेरी एक एडवाइस ये है, हम में से बहुत से लोग जो हैं वो बाहर मल्टीपल टाइम्स जा चुके हैं, बाहर का सफ़र कर चुके हैं, उनको ये अवेयरनेस है। तो हमारे यहाँ जो है वो थोड़ी सी कमी है सब्र की। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब रोड, अभी रमज़ान भी आने वाला है, कि रोड पे चलें तो थोड़ा थम के चलें, सब्र के साथ चलें, एथिक्स को ना छोड़ें, और अपनी जो व्हीकल्स हैं उसकी फिटनेस पे जोर दें जी। और स्टूडेंट्स के लिए मेरा जो है वो आम मैसेज है, जो पढ़ने वाली एपिटाइट है, जिसको आसानी से हम कहते हैं रीडिंग एपिटाइट, वो डेवलप करें। बगैर रीडिंग के कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड जब तक आपके पास नहीं होगा, उस कहानी को सुनने में ना मज़ा आएगा, ना वो एब्जॉर्ब हो सकती है। जैसे कि आपने हमें बहुत अच्छी आज स्टैटिस्टिकल कहानियाँ सुनाई, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जाहिर है जब तक आपके पास फैक्ट्स और स्टैट्स नहीं होते, आप उसको, वो स्टोरी आपको जो है ना वेरीफाइबल नहीं लगती। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर इमरान शमीम, थैंक यू सो मच कि आपने हमसे इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। मुझे लग रहा था कि मेरी कोई क्लास हो रही है और मेरा जो माइंड खुल रहा था। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि अपने मुल्क में इतना अच्छा काम हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, लोग मेहनत कर रहे हैं। तो ये सब कुछ शेयर करने का हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी ऑडियंस का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। ब्रांड बोलता है कि इस एपिसोड में अगर आप मजीद हमारे प्रोग्राम्स के बारे में अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। हमारा अपना कराची 107 का आप फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। आज के लिए अपनी आरजे समिया को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए ब्रांड के साथ। सुनते रहिए अपना कराची 107।